हेलो लर्नर, वेलकम टू एपेक्स लर्निंग। आज की क्लास में हम क्लास अर्थ का चैप्टर 6 पढ़ रहे थे। फर्स्ट क्लास हमारी हो गई है, सेकंड क्लास है। ज्वलन ताप तक हमने पढ़ लिया था कि ज्वलन ताप क्या होता है। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, ज्वलन ताप से आगे। एक बार ज्वलन ताप को फिर से जानते हैं क्योंकि उसी से रिलेटेड बातें हमें आगे करनी है। तो ज्वलन ताप वह ताप होता है जिस पर कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ कर देती है। मतलब वह मिनिमम ताप, वह न्यूनतम ताप जो किसी वस्तु को किसी पदार्थ को जलने के लिए आवश्यक होती है, वो ज्वलन ताप कहलाता है। मतलब ज्वलन ताप से नीचे कोई भी पदार्थ आग नहीं पकड़ सकता जब तक कि वो ज्वलन ताप तक ना पहुंच पाए। जैसे कागज़ है, कागज़ को आप जलाते हैं तो वो बहुत आसानी से जलने लगता है, मीन्स कि उसका ज्वलन ताप बहुत ही कम है। अगर लकड़ी को आप जलाते हैं, सूखी लकड़ी को, तो कागज़ की अपेक्षा थोड़ा लेट वो आग पकड़ता है, मीन्स उसका ज्वलन ताप थोड़ा अधिक है। गीली लकड़ी को जलाते हैं तो वो और लेट आग पकड़ता है, मतलब उसका ज्वलन ताप और अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ज्वलन ताप को प्रभावित भी करता है। क्या प्रभावित करता है? जल, नमी, ये सब। अगर जल का छिड़काव कर दिया जाता है तो ज्वलन ताप कम हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीज़ें ही आगे हम इसको और अच्छे से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो अब माचिस की बात आती है। माचिस हम सबके घरों में यूज होता है। तो आज हम माचिस के बारे में बहुत अच्छे से जान लेंगे कि जो माचिस की डिबिया, छोटी सी डिबिया हमारे घरों में यूज होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। माचिस के उद्योग में जो लोग काम करते हैं, वो किन किन चीज़ों से उनका सामना होता है डेली डेली। तो माचिस का इतिहास बहुत ही पुराना है। आपको पता है कि माचिस की तीली जो बनती है वो लकड़ी पे कोई एक मसाला लगा होता है और फिर वो डिबिया पे कुछ ऐसा खुरदरा पदार्थ होता है जिस पे रगड़ के माचिस को जलाया जाता है। कमरे के ताप पे माचिस नहीं जलता है। प्राचीन समय में क्या होता था, जब माचिस का इतिहास अभी नहीं आया था, प्राचीन समय में गंधक में डुबो के चीड़ की लकड़ी को गंधक में डुबो दिया जाता था और फिर उसको घिस के माचिस बनाया जाता था। मतलब उसको रगड़ के माचिस की तरह यूज किया जाता। गंधक सल्फर का ही नाम गंधक होता है। तो ऐसा होता था। लेकिन अभी क्या होता है, अभी आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। इसमें 2 नाम है, आपका 3 नाम है। पहला है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड और तीसरा है श्वेत फास्फोरस। 3 चीज़ें हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस। और इन तीनों को श्वेत फास्फोरस का मिक्सचर जो है वो क्या होता है कि आपका डिबिया पे लगा होता है, जो माचिस की डिब्बी होती है उस पे। और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो लकड़ी पे लगा होता है, गोंद या स्टार्च में मिला के उसको लकड़ी पे चिपकाया जाता है। तो जब इस सतह को खुरदरी सतह से रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण जो होता है श्वेत फास्फोरस जो होता है प्रज्वलित उठता है और माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता है। परंतु जो ये श्वेत फास्फोरस है ये बहुत ही खतरनाक है। और जब इस उद्योग में, माचिस के उद्योग में काम करने वाले जितने भी वर्कर थे, उनको इससे बहुत हानि होती थी। तो श्वेत फास्फोरस को रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया रेड फास्फोरस। मतलब उसकी जगह अब उससे थोड़ा सा कम खतरनाक रेड फास्फोरस का, लाल फास्फोरस का यूज होता है। तो इसे भी देखते हैं। लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस जो होता है वो श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो होती है वो जलने लगती है। समझ में आया आप लोगों को? मतलब कि जो रेड फास्फोरस डिबिया पे लगा होता है और एंटीमनी पोटेशियम क्लोराइड और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो माचिस की तीली पे लगा होता है, जब इसको रगड़ते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो रेड फास्फोरस, रगड़ने से रेड फास्फोरस जो होता है वो श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित होता है और जलता है, जिससे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है और इस ऊष्मा के कारण एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन होता है, जिससे माचिस की तीली में आग पकड़ लेता है। तो ये माचिस की कहानी हो गई। अब हम जान लेते हैं, अभी हमने देख लिया कि ज्वलन ताप क्या होता है। ज्वलन ताप से नीचे कोई भी पदार्थ आग नहीं पकड़ पाता। अब एक क्रियाकलाप हम देखते हैं, जो इसको और अच्छे से देखिए। इसी चीज़ को समझने के लिए हम डिफरेंट अलग अलग तरह के क्रियाकलाप इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, ताकि हमारी समझ हर तरह से मजबूत बने। इस वजह से तो ये देखिए, क्रियाकलाप 6.4, इसमें क्या है कि आपको कागज़ का 2 कीप बनाना है। एक में पानी भर देना है, एक में नहीं भरना है और उसको मोमबत्ती से गर्म करना है।
जब आप ऐसा करेंगे, सावधानी बरतिएगा कि हाथ ना जले आपका। जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे जिसमें पानी नहीं भरा है वो बहुत आसानी से जलने लगता है, जिसमें पानी भरा है वो नहीं जलता है। हमने अभी देखा था, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब सूखी लकड़ी को जलाना आसान होता है, गीली लकड़ी को जलाना आसान नहीं होता है, क्योंकि पानी जो होता है वो कहीं ना कहीं उसके ताप को, ज्वलन ताप को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे अगर हम कागज़ की बात करते हैं तो सूखा कागज़ आसानी से जलने लगता है, लेकिन गीला कागज़ नहीं जलता है। ऐसा क्यों होता है, देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, कागज़ के कप को दी जाने वाली जो ऊष्मा होती है, जिसमें पानी भरा होता है, अगर आप जिसमें पानी नहीं भरा है उसको ऊष्मा दी जाती है तो वो जल्दी से अपने ज्वलन ताप पे पहुंच जाता है, वो जलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन अगर उसमें पानी भरा है तो क्या होता है कि जो दी जाने वाली ऊष्मा होती है, कागज़ के कप को जो दी जाने वाली ऊष्मा होती है, वो चालन के द्वारा जल में चली जाती है। मतलब कि कागज़ से वो जल में ट्रांसमिट हो जाती है, चली स्थानांतरित हो जाती है, उसका चालन हो जाता है। चालन मतलब कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में वो चली जाती है। तो जब चली जाती है तो फिर क्या होता है, उसकी उपस्थिति में कागज़ जो होता है वो अपने ज्वलन ताप पर नहीं पहुंच पाता, जिससे कागज़ नहीं जलता है और पानी भी उबल सकता है। इसलिए क्योंकि वो ऊष्मा सीधे सीधे कहाँ चली जा रही है, पानी में चली जा रही है, और पानी में चली जा रही है तो पानी का ताप बढ़ रहा है, तो पानी उबलने लगेगा, लेकिन कागज़ का ज्वलन ताप नहीं बढ़ता है। इस वजह से कागज़ अपने ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है, इस वजह से वो जलता नहीं है। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्यों कागज़ में अगर पानी डाल के उबालें तो वो उबल कैसे जाता है, जबकि कागज़ को सेपरेट तरीके से अगर गर्म करें तो वो जलने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। जिन पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और वे ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ऐसे पदार्थों को ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो ज्वलनशील पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं, जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं। आसानी से आग क्यों पकड़ेंगे, क्योंकि उसका ज्वलन ताप कम होगा, तभी वो आसानी से आग पकड़ेंगे। इसमें आपका कागज़ भी एक उदाहरण है। सूखी पत्तियां बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं, इसी वजह से आप देखते हैं वनों में बहुत तेज़ी से आग लगती है। सूखी लकड़ी, सूखी पत्तियां, इनका ज्वलन ताप कम होता है, ये तेज़ी से आग पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से आग लगती है। और कुछ और ज्वलनशील पदार्थ हैं, जैसे कि पेट्रोल, अल्कोहल, LPG सिलेंडर जो हमारे वहाँ यूज होता है। आप देखते हैं थोड़ा सा लाइटर की चिंगारी और आग लग जाती है, मतलब आग जलने लगती है। तो क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? सोचिएगा और बनाइएगा। जितना आप इस बारे में सोचेंगे उतनी आपकी पकड़ इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे मजबूत होती जाएगी। अब हमारा अगला टॉपिक है, हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं, ये टॉपिक है। तो इसे भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। अगर आपके घरों में या फिर कहीं आग लग जाती है तो आप देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड बुलवाते हैं और फिर पानी की बौछार। वनों में भी आग लगती है तो पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, कई बार आप देखते हैं हेलीकॉप्टर से पानी गिराया जाता है आग को बुझाने के लिए। बहुत बड़ी बिल्डिंग में अगर आग लग गई है तो अग्निशामक को बुलाया जाता है, जो क्या करता है, पानी से आग को बुझाता है। ठीक है, तो एक आपका अग्निशामक ये हो गया कि पानी का यूज करके कैसे आग को बुझाते हैं। तो इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं ये देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने घरों, दुकानों, कारखानों में आग लगते देखा होगा या सुना होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सावधानी के तौर पे, अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, ज़रूरी है कि आप सबको अग्निशमन सेवा का टेलीफ़ोन नंबर पता हो, ताकि अगर कहीं आग लगती है तो आप टेलीफ़ोन कर दें, ना कि आप किसी का वेट करें कि वो कोई करेगा फिर आग बुझेगी। पता चले कि सब लोग यही सोच रहे हैं तो आग नहीं बुझेगी। तो एक जागरूक नागरिक अगर आप हैं तो आपके पास भी टेलीफ़ोन नंबर होना चाहिए अग्निशमन सेवा का, जिससे कि आप भी अगर कहीं ऐसी परिस्थिति आती है तो आप अपना योगदान उसमें दे पाएँ। क्या आपके शहर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? फायर ब्रिगेड वही जो आग को बुझाते हैं। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। पहले ही हमने देखा कि जल क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है, जिससे क्या होता है, उसका ज्वलन ताप कम हो जाता है और आग फैलने से रुक जाती है। ठीक है, आग उत्पन्न करने के लिए कौन कौन सी दशाएं होती हैं, पहले ही हमने पढ़ा था। मोमबत्ती वाला क्रियाकलाप याद कीजिए आप लोग, जिसमें हम लोग मोमबत्ती को 1 2 3 मोमबत्ती लिया था और उसको फिर एक लकड़ी के गुटके से ऐसे करके रखा था। वो क्रियाकलाप आप ध्यान में रखिए तो आपको पता चलेगा कि आग जलने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। पहला, ईंधन के रूप में वहाँ क्या यूज हो रहा था, मोमबत्ती।
ठीक है। दूसरा वायु, दूसरा क्या है, वायु। वायु यानी कि वायु के प्रेजेंस में आग जल रही थी, एब्सेंस में मतलब अनुपस्थिति में आग नहीं जल रही थी। तो वायु भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आग जलाने के लिए। और तीसरा क्या है, ऊष्मा, मतलब जब तक आप मोमबत्ती को किसी चीज़ से जलाएंगे नहीं, ऊष्मा नहीं देंगे, तब तक मोमबत्ती आग नहीं पकड़ेगी। ज्वलन ताप तक पहुंचाने के लिए उसको ऊष्मा आवश्यक है, और जलते रहने के लिए और जलने के लिए वायु आवश्यक है, और ईंधन तो आवश्यक है ही, क्योंकि ईंधन नहीं रहेगा तो जलेगा क्या, ठीक है। 3 चीज़ें आवश्यक है, याद करिएगा। पहला है ईंधन, दूसरा है वायु, और तीसरा है ऊष्मा। तो अगर ये 3 चीज़ें रहती हैं तो आग जलती है। अगर आपको आग बुझानी है तो इन तीनों में से कोई एक चीज़ हटा दीजिए तो आग बुझ जाएगी, ठीक है। तो अग्निशामक जो होते हैं वो यही करते हैं। देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो आगे देखते हैं। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना, या दोनों होते हैं। अगर आग कहीं लगी होती है तो आग बुझाने वाला क्या करता है, या तो वो वायु के प्रवाह को बाधित कर देता है कि वायु ना पहुँचे। जब वायु नहीं पहुँचेगी तो आग बुझ जाएगी, हमने मोमबत्ती वाले केस में देखा था। या तो वो ईंधन के ताप को कम कर देता है, मतलब उसके ज्वलन ताप से उसको नीचे ले आता है। जब ज्वलन ताप से नीचे ले आएगा तो क्या होगा, वो जलेगा ही नहीं। जब जलेगा नहीं तो फिर आग फैलेगी नहीं, ठीक है। 2 तरीके से कर सकता है। या फिर ईंधन को हटा सकता है। तो ईंधन को हटा, जैसे अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से जल रही है तो उसको हटा लीजिए तो वो अपने आप बुझ जाएगी। लेकिन कई बार होता है भवन में आग लगी है, जैसे किसी घर में आग लगी है, तो वो पूरा घर जो है वो ईंधन की तरह काम कर रहा है, तो वहाँ से आप ईंधन को नहीं हटा सकते हैं। वहाँ आप सिर्फ 2 ही चीज़ों का यूज कर सकते हैं, और वो ये कर सकते हैं, या तो आप पानी डाल के उसके ज्वलन ताप को कम करें, या फिर वायु को हटा दें, वायु के सोर्स को वहाँ से हटा दें किसी भी तरीके से। तो आगे हम देखेंगे इसमें कैसे कैसे करना है। तो जल जैसे अग्निशामक का उपयोग आप लोगों ने बार बार सुना होगा। ये क्या करता है, आग को बुझाने में सबसे प्रचलित है, मतलब जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है। परंतु जल तभी कार्य करता है जब कागज़ जैसी वस्तुओं या लकड़ी जैसी वस्तुओं में आग लगी होती है। अगर मान लीजिए कभी आग ऐसी चीज़ में लगी हो, विद्युत से लगी हो, मतलब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ हो और इस वजह से आग लगती है, तो वहाँ पे जल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं, क्योंकि जल जो होता है वो विद्युत का चालन कर सकती है, और विद्युत का चालन करेगी तो जो भी जल से आग को बुझा रहा है उसको हानि पहुँच सकती है, करंट लग सकता है। आपको पता है कि जल बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब विद्युत का चालन बहुत तेज़ी से करता है। और अगर कहीं तेल में भी आग लगी हो, जैसे तेल के कुएं में, या फिर तेल से कहीं आग लगी हो, पेट्रोल से आग लगी हो, तो वहाँ पे अगर आप जल डालते हैं तो जल क्या होता है, तेल या पेट्रोल से भारी होता है, तो वो नीचे चला जाता है, तो वो आग नहीं बुझाता। जबकि आग तो पकड़ी रहती है। जबकि जल एक अच्छा अग्निशामक है, लेकिन वो तेल और पेट्रोलियम जैसे आग को नहीं बुझाता है, या फिर वो विद्युत जैसी आग को बुझाने के लिए कामगार नहीं होता है। तो यहाँ कौन सी चीज़ यूज होती है, इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक होता है। ऑक्सीजन से भारी होता है ये। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को एक कंबल की तरह, कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है। मतलब ये ऑक्सीजन से भारी होता है, इसलिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे का छिड़काव कर दिया जाए, जहाँ आग लगी हो, तो वो आग को कंबल की तरह लपेट लेता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार अगर किसी इंसान के शरीर में आग लग जाती है तो उसको कंबल में लपेट दिया जाता है, इसलिए कि वायु से उसका संपर्क बाधित हो जाता है, जिससे वो आग बुझ जाती है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव जब छिड़काव करते हैं तो वो पूरी बिल्डिंग को क्या होता है, कंबल की तरह ढक लेता है, जिससे ऑक्सीजन से उसका संपर्क खत्म हो जाता है, जिस वजह से आग बुझ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलता है, ये अब कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता चल गया कि एक अच्छा अग्निशामक है। आप लोगों ने ये देखिए, ये डायग्राम आपके स्कूल में भी ये दिखता है, हॉस्पिटल वगैरह में भी ये दिखता है।
और बड़े बड़े जगहों पे भी ये दिखता है, बड़े बड़े हॉल सेमिनार जो भी चीज़ें बनी रहती हैं वहाँ पे, हॉस्पिटल, स्कूल, ऐसी जगह जहाँ पे अगर भीड़ वाली जगह है और आग पकड़ने की भी संभावना है तो वहाँ ये चीज़ें होती हैं। ये इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस संपीड़ित करके भरी होती है। जैसे आपके एलपीजी सिलेंडर है, तो एलपीजी सिलेंडर क्या है, एलपीजी एक लिक्विड गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, लेकिन उसको संपीड़ित करके, यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल के उसको एक सिलेंडर में भर दिया जाता है तो वो गैसियस फॉर्म में हो जाता है। ऐसे ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड को भी गैसियस फॉर्म में एक सिलेंडर में इकट्ठा करके रखा जाता है, और जब ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो फिर आग को इसका उपयोग करके बुझाया जाता है। अब आगे देखते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति हमें कहाँ से होती है। यह उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जाती है और ख़रीदने पे मिलती है। जैसा कि हमने देखा कि अभी सिलेंडर में कैसे मतलब ऐसे ही सिलेंडर में रहता है। सिलेंडरों से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, और जब ये ठंडी होती है तो यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है, बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। क्योंकि सिलेंडर से जैसे ही हम इसको बाहर निकालते हैं, मतलब सिलेंडर से छिड़काव करने पे ये फैल जाती है और फैल के आग को पूरी तरह से ढक लेती है, और ईंधन के ताप को भी कम करती है, ठंडा करती है उसको। तो ये दो तरीके से आग बुझाने में सहायता करती है। कार्बन डाइऑक्साइड इससे ये सबसे अच्छा अग्निशामक होता है, मतलब वाटर से भी अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है, तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, ये आप लोग बता देंगे। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो विद्युत उपकरणों वाले आग को भी बुझा सकता है, पेट्रोल पे भी लगे आग को बुझा सकता है, लेकिन वाटर का इस्तेमाल या पानी का इस्तेमाल हम इन जगहों के आग को बुझाने के लिए नहीं कर पाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम, दोनों में से कोई एक, जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव कर दीजिए तो आग के निकट इन पदार्थों से बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे आग बुझ जाती है। मतलब अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो उसके विकल्प के रूप में आप सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का छिड़काव अधिक मात्रा में कर देंगे आग वाली जगह पे, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और ये आग बुझ जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दहन के प्रकार। तो दहन 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है तीव्र दहन, दूसरा होता है स्वतः दहन, और एक होता है विस्फोट के साथ दहन। तो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। तीव्र दहन वो होता है जो बहुत तेज़ी से जलता है। जैसे आप एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, तो जैसे ही आप उसको खोलते हैं, ऑन करते हैं और लाइटर का हल्का सा भी चिंगारी उसमें लगती है तो तुरंत जलता है, तो इसको कहते हैं तीव्र दहन, बहुत तेज़ी से जलना। स्वतः दहन मतलब जो अपने आप जलने लगे। तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जैसे फास्फोरस एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, और ये क्या होता है कि जब फास्फोरस एक बहुत ही अभिक्रियाशील पदार्थ है, ये जैसे ही वायु के संपर्क में आता है इसको जल में रखा जाता है, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आते ही जलने लगता है, तो इसे कहते हैं स्वतः जलन, मतलब अपने आप जलने लगे, तो ये स्वतः दहन होता है। स्वतः मतलब खुद से जलने लगे, तो उसका उदाहरण है फास्फोरस। और तीसरा है आपका विस्फोट के साथ जलना। तो विस्फोट के साथ जलने का उदाहरण है आपका जैसे पटाखे वगैरह, त्योहारों में अक्सर आतिशबाजी जो होती है, वो पटाखे जो जलाते हैं वो क्या होता है, जलता भी है और साथ साथ विस्फोट भी करता है। तो ऐसा इस प्रकार का दहन जो होता है वो विस्फोट कहलाता है, और ये भी दहन का एक प्रकार है। तो ये होता है। तो दहन 3 प्रकार का होता है, स्वतः दहन, और आपका तीव्र दहन, और विस्फोट के साथ दहन। तो ये हमारा ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ज्वाला, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया है और पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।